नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और मैं भी अगले 6-7 मिनट तक आपसे जुड़े रहने की भरपूर कोशिश करूंगा। आज का वीडियो है अरविंद केजरीवाल पर। क्यों है आप जानते हैं, एमसीडी चुनाव में शानदार जीत के बाद एक वीडियो मुझे लगता है उन पर बनता ही है, उनके आगे की राजनीति को। वैसे गालिब भी दिल्ली के थे और केजरीवाल भी दिल्ली के हैं, तो गालिब की शायरी के हिसाब से आज केजरीवाल की पूरी राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं। कौन जाए गालिब दिल्ली की गलियां छोड़कर। वैसे तो ये शेर उस्ताद जौक का था, लेकिन गालिब के नाम पर चस्पा हो गया है, क्योंकि गालिब भी दिल्ली नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन केजरीवाल दिल्ली छोड़ना चाहते हैं। यानी दिल्ली पर कब्जा भी बनाए रखना चाहते हैं और पूरे देश पर भी छा जाना चाहते हैं। गालिब का एक शेर है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी कम निकले। अरविंद केजरीवाल की वैसे ये महत्वाकांक्षा 2014 में ही सामने आ गई थी, जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भिड़ने काशी चले गए थे लोकसभा का चुनाव। हारे, लौट कर आए तो उन्हें एहसास हुआ कि मोदी को अगर परास्त करना है तो गुजरात मॉडल के बरकस दिल्ली मॉडल खड़ा करना पड़ेगा। मोदी गुजरात मॉडल के सहारे सीधे दिल्ली आ गए। अरविंद केजरीवाल ने एक दूसरा रास्ता अपनाया है। वो दिल्ली मॉडल को पंजाब ले गए, पंजाब मॉडल आ गया। फिर दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल दोनों को एक साथ गुजरात ले गए, और गुजरात में अगर वो 10% वोट या 12, 13, 15% वोट हासिल करते हैं तो फिर स्वाभाविक है कि गुजरात मॉडल की चर्चा अगले 5 साल में होनी कम हो जाएगी। वैसे भी मोदी अब गुजरात मॉडल की जगह गुजरात गौरव की ज्यादा बात करने लगे हैं। तो केजरीवाल अपना एक नया केजरीवाल मॉडल लेकर आए हैं। फिर गालिब का शेर, आ का किसने असर देखा है, हम भी एक अपनी हवा बांधते हैं। तो एक हवा बांध रहे हैं केजरीवाल, और ये केजरीवाल मॉडल की जो हवा है ये मंडल और कमंडल की राजनीति से ऊपर है। ना धर्म ना जात, मुफ्त पानी बिजली की बरसात। मोदी लाभार्थियों का नाम गिनाते हैं, लाभार्थियों से संवाद करते हैं, बात करते हैं, और लाभार्थियों के जरिए चुनावी लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। तो केजरीवाल रेवड़ियां बांट क्यों नहीं सकते? रेवड़ियों बांट कर वो सत्ता की रबड़ी क्यों नहीं खा सकते? और खास तौर से वो रबड़ी जिसे वो बांटते भी रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि आखिर सरकारें कमाती किस लिए हैं? कमाती जनता के लिए है, और फिर सरकार की कमाई का एक हिस्सा जनता पर क्यों खर्च नहीं होना चाहिए? ये इनका तर्क है, जो कि साफ तौर पर जो मिडिल क्लास है, कुछ कुछ जगह अपर मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, जो दलित है, जो आदिवासी है, जो मुसलमान है, वहां पर बहुत तेजी से फैल रहा है। और महंगाई बेरोजगारी के दौर में तो ये और ज्यादा फैल रहा है। वैसे रेवड़ियां बांटने का काम सभी दल कर रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने रेवड़ियां नहीं बांटी? क्या गुजरात का संकल्प पत्र में रेवड़ियां नहीं है? क्या राजस्थान में चिरंजीवी योजना, भूपेश बघेल जो गोबर बेच खरीद कर करीब 150 करोड़ रुपया बांट चुके हैं, अब गाय का मूत्र भी खरीदने की सोच रहे हैं, तो इसको आप किस रूप में लेंगे? ये भी अपने आप में एक दिलचस्प बात है। कुछ लोग कहते हैं कि केजरीवाल की विचारधारा नहीं है और बिना विचारधारा के कोई पार्टी नहीं चल सकती, लेकिन केजरीवाल कहते हैं कि उनकी विचारधारा उम्मीद जगाने की है, विकल्प की राजनीति की है, जनता में ये विश्वास दिलाने की है कि उनका भला हो सकता है, चीजें बदल सकती हैं, उनकी जिंदगी खुशहाल हो सकती है। और केजरीवाल की विचारधारा है मोहल्ला क्लिनिक। केजरीवाल की विचारधारा है सरकारी स्कूलों का स्तर अच्छा करना। केजरीवाल की विचारधारा है महिलाओं को 1,000 रुपया प्रति माह देना। यू टर्न लेते रहते हैं, अवसरवादी है, ये भी आरोप लगते रहे हैं। इस पर केजरीवाल के लोगों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण कानून हो, या फिर किसान आंदोलन के समय 3 मांगे जो किसानों की थी उनको वापस लिया गया, वो क्या मोदी सरकार का यू टर्न नहीं था? ये भी अपने आप में तर्क दिया जाता है। केजरीवाल अन्ना आंदोलन से निकले, आप सब जानते हैं। फिर उन्होंने जन लोकपाल का मुद्दा उठाया, सूचना के अधिकार के पक्षधर रहे, और तब उनका फिर आम आदमी पार्टी बनाई। सब कुछ बड़ा सांकेतिक था। मोदी की पिच पर भी वो खेल रहे थे या सीख रहे थे। आम आदमी पार्टी, आम आदमी,
आम आदमी से सरोकार, झाड़ू चुनाव चिन्ह जो घर घर गृहिणी गृहिणी तक फैल गया। फिर दिल्ली का चुनाव जीतना, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देना, सुपड़ा साफ कर देना, बीजेपी का भी करीब करीब सुपड़ा साफ कर देना, एमसीडी चुनाव में कांग्रेस को बिल्कुल ध्वस्त कर देना और बीजेपी को भी बिल्कुल रसातल पर ले आना, ये उनकी कामयाबी रही है। अब मुकाबला किससे है आगे? अब वो क्या लग रहा है केजरीवाल को कि इसके दम पर वो 2024 में नरेंद्र मोदी के मुकाबले खड़े हो जाएंगे। क्या ऐसा हो पाएगा? बिल्किस बानो पर नहीं बोलते, शाहीन बाग पर में नहीं जाते, शाहीन बाग पर कुछ नहीं बोलते, भारत माता की जयकारा होता है, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, हनुमान भक्त खुद को कहते हैं। तो ये तमाम चीजें केजरीवाल कर रहे हैं। उनके सामने अब कौन है? ममता बनर्जी हैं जो एक दो बार दिल्ली आई, शरद पवार हैं जो चुनाव की जो बिसात है या सियासत की जो बिसात है उस पर चालें चलना बहुत खूबी से जानते हैं। क्या नीतीश कुमार हैं जिन्होंने अब शायद बिहार से बाहर निकलना ही बंद कर दिया है? क्या अखिलेश यादव है जो कि उपचुनाव के फेर में ही फंसे रहते हैं? या मायावती है जो बिल्कुल हाशिए पर चली गई है? या फिर दक्षिण भारत के केसीआर हैं जिन्होंने टीआरएस बनाई थी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, जिसको अब बीआरएस कर दिया है, भारतीय राष्ट्रीय समिति? क्या वो है? मुझे लगता है कि सबसे पहले कांग्रेस उनके निशाने पर है। केजरीवाल का पहला मकसद होना चाहिए कांग्रेस मुक्त भारत। ये काम बीजेपी नहीं कर पाई, लेकिन केजरीवाल ने दिल्ली में कर दिया, पंजाब में कर दिया और गुजरात में भी संभवतः वो कांग्रेस को अगर परास्त नहीं कर पाए दूसरे नंबर के लिए, तो कम से कम उसका मनोबल इतना कमजोर कर देंगे कि अगले 5 साल तक केजरीवाल ही पूरा जोर लगाएंगे। लेकिन केजरीवाल के लिए काम आसान नहीं है। उनके लिए अगला साल बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एमसीडी में जीत गए, विधानसभा जीत गए, लेकिन दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें तो आप लगातार हारते रहे हैं। और आज की तारीख में अगर आप मोदी का मुकाबला करना चाहते हैं तो आपके पास तरकश में तीर ही कितने हैं? 13 सीटें, पंजाब की 7 सीटें, दिल्ली की 20 सीटें। इसके बल पर तो आप चुनौती नहीं दे सकते। इससे ज्यादा तो पश्चिम बंगाल में 42 में से लोकसभा सीटें ज्यादा अकेले ममता बनर्जी जीतने की क्षमता रखती है और जीतती रही है। 2 बार से लगातार जीतती रही है। पिछली बार 22 आई थी, उससे पहले 34-35 सीटें आई थी। डीएमके स्टालिन वो जीतते रहे हैं। यहां तक कि जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश की 25 में से करीब करीब 25 सीटें निकालते रहे हैं। तो केजरीवाल के सामने पहला चरण होगा कांग्रेस को ध्वस्त करना। राहुल गांधी की जो उजली छवि एक रूप में सामने आई है उसको परास्त करना, ताकि मोदी और उनके बीच में राहुल गांधी नहीं रहें और सीधा दोनों के बीच मुकाबला हो और जनता के सामने भी वो कह सकें कि मैं विकल्प हूं, मुझ पर आप यकीन करना सीखें। लेकिन इसके लिए अगले साल कर्नाटक में, अगले साल मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हराना या बिल्कुल कमजोर विकेट पर ला देना, ये एक बड़ी भारी चुनौती होगा। और ये बड़े राज्य हैं। छत्तीसगढ़ तो मुझे नहीं मालूम वो जाएंगे नहीं जाएंगे। मध्य प्रदेश में कुछ प्रयास शुरू हो गए हैं, राजस्थान में प्रयास पहले से चल रहे हैं और कर्नाटक का भी देखना पड़ेगा कि वहां कितना उनका असर होगा। साथी उन्होंने छोड़े हैं, अच्छे साथियों को छोड़ा है अपने जिद्दी स्वभाव के कारण, उसमें भी कैद शायद हो सकता है कुछ परिवर्तन लाना पड़े। फिर गालिब का एक अंत में शेर है कि देखिए पाते हैं कुशाक बुतों से क्या फैज, देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज, एक ब्राह्मण ने कहा है ये साल अच्छा है। चलिए शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। और आपने मेरे वीडियो को अगर पसंद किया तो इसको आप फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। घंटी जैसी आकृति आप देख रहे हैं, बेल आइकन, उसे दबा दीजिए ताकि कोई मेरा नया वीडियो आए तो आपको तुरंत पता लग जाए। अब से मैं लाइव बुलेटिन भी करने की कोशिश करूंगा समय समय पर, तो वो नोटिफिकेशन अगर आपके पास पहुंच जाएगा तो आपको भी आसानी हो जाएगी और मैं भी ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगा। आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। ट्विटर का हैंडल है @विद्रोही7। फेसबुक पर भी मेरा विजय विद्रोही के नाम से पेज है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, कीजिएगा। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।